बात अक्टूबर 2014 की है। दिवाली करीब थी। हर कोई इसे स्पेशल बनाने के लिए अपनी अपनी प्लानिंग करने में लगा हुआ था। गुड़गांव के एक स्कूल में आर्ट टीचर मौमिता अपने दोस्त अभिजीत पॉल के साथ इस दिवाली को स्पेशल और यादगार बनाने के लिए इसे उत्तराखंड जाकर मनाने का फैसला करती हैं। दोनों बड़े ही शौक से उत्तराखंड जाकर दिवाली मनाते हैं, मगर उनकी यह ट्रिप एक बड़ी ही भयानक ट्रेजेडी में बदल जाती है। दोनों कभी लौटकर अपने घर वापस नहीं आ पाते हैं। तो आखिर मौमिता और अभिजीत के साथ उत्तराखंड में क्या कुछ हुआ? इस पूरे कांड के पीछे किसका हाथ था और कांड के पीछे का कारण क्या था? चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल से इस वीडियो में। इस पूरे मामले में अदालत का जो फैसला था वह भी अपने आप में बड़ा ही अजीब था। वह कैसे? जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले द क्राइम डायरी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 2014 के दिवाली के आसपास से। 27 साल की मौमिता दास, जो मूल रूप से पश्चिम बंगाल के कल्याणी की रहने वाली थी, जबकि अभिजीत पॉल कोलकाता के दमदम का रहने वाला था। फिलहाल दोनों साउथ दिल्ली के लाडो सराय इलाके में किराए के मकान में रह रहे थे। यहीं रहते हुए मौमिता गुड़गांव के एक स्कूल में बतौर आर्ट टीचर जॉब कर रही थी, जबकि इसका 24 साल का दोस्त अभिजीत भी एक आर्टिस्ट था। मौमिता और अभिजीत इस बार दिवाली को यादगार बनाने के लिए इसे उत्तराखंड में जाकर मनाने का फैसला करते हैं। सब कुछ तय होने के बाद यह दोनों 21 अक्टूबर 2014 को उत्तराखंड पहुंच जाते हैं। यहां पहुंचकर देहरादून में अपनी दिवाली मनाते हैं। इन दोनों ने अपने परिवार वालों को भी इस ट्रिप के बारे में जानकारी दे दी थी। देहरादून पहुंचने के 2 दिन तक तो इन दोनों की बातचीत परिवार वालों से होती रहती है, मगर 23 अक्टूबर 2014 के बाद अचानक मौमिता और अभिजीत दोनों का ही मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। पहले तो परिवार वाले समझते हैं कि शायद मोबाइल चार्ज ना होने की वजह से स्विच ऑफ हो गया होगा, मगर कई घंटे बीत जाने के बाद भी जब मोबाइल ऑन नहीं होता है तो परिवार वालों की चिंताएं बढ़ने लगती हैं। घर वाले परेशान हो जाते हैं और अभिजीत और मौमिता के दोस्तों से इन दोनों के बारे में जानकारी लेने लगते हैं, मगर कहीं से भी मौमिता या अभिजीत के बारे में कोई जानकारी इन्हें नहीं मिलती है। यह लोग इस इंतजार में भी रहते हैं कि शायद अभिजीत या मौमिता दोनों में से कोई इन्हें कॉल करेगा, मगर कई घंटे बीत जाने के बाद भी कोई कॉल नहीं आता है। यहां तक कि घंटे दिन में बदल जाते हैं, मगर कहीं से कोई जानकारी निकलकर नहीं आती है। थक हार कर 29 अक्टूबर 2014 को मौमिता के पिता मृणाल कृष्णदास दिल्ली के साकेत पुलिस स्टेशन में जाकर अभिजीत और मौमिता की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। रिपोर्ट दर्ज करने के तुरंत बाद अभिजीत और मौमिता की कॉल डिटेल्स निकलवाई जाती हैं। जांच में पता चलता है कि एक नंबर पर 23 अक्टूबर 2014 को कई बार कॉल की गई थी। आखिरी बार भी सेम नंबर पर कॉल किया गया था। जब इस नंबर की जानकारी निकलवाई जाती है तो पता चलता है कि नंबर किसी राजू दास का है। पुलिस राजू दास के नंबर पर कॉल करती है, मगर जांच में सामने आता है कि 23 अक्टूबर से ही राजू दास का मोबाइल नंबर भी स्विच ऑफ है। 23 अक्टूबर से ही अभिजीत और मौमिता का मोबाइल स्विच ऑफ था और राजू दास का भी मोबाइल सेम टाइम ही स्विच ऑफ हुआ था। क्या यह महज इत्तेफाक था या किसी साजिश की तरफ इशारा? इसी बात का पता लगाने के लिए अब राजू दास की तलाश शुरू होती है। इन सब के बीच अभिजीत पॉल के पिता अपने बेटे की मिसिंग रिपोर्ट कोलकाता के दमदम पुलिस स्टेशन में भी दर्ज करवा देते हैं। अब कोलकाता पुलिस भी अभिजीत की तलाश में लग जाती है। जांच के क्रम में ही दिल्ली पुलिस को यह भी पता चलता है कि मौमिता दास का मोबाइल भले ही 23 अक्टूबर को आखिरी बार स्विच ऑफ हुआ था, मगर IMEI नंबर से पता चलता है कि उसका मोबाइल दोबारा 24 अक्टूबर 2014 को स्विच ऑन हुआ था और तब से इस मोबाइल पर एक नई सिम कार्ड का इस्तेमाल हो रहा है। जांच करने पर पता चलता है कि यह सिम किसी मोहनदास के नाम पर दर्ज है। अब पुलिस मोहनदास का पता लगाते हुए उस तक पहुंच जाती है। यहां आकर पता चलता है कि मोबाइल नंबर फिलहाल राजू दास नाम का कोई व्यक्ति यूज कर रहा है। यह दूसरी बार था जब पुलिस के सामने राजू का नाम आया था। अब दिल्ली पुलिस की एक टीम देहरादून के विकास नगर पुलिस स्टेशन आ जाती है। उनके साथ अभिजीत पॉल के कजन
अमिताभ दास और जयंता पॉल भी आ जाते हैं। विकास नगर पुलिस स्टेशन से इन्हें आगे की जानकारी के लिए चकराता पुलिस स्टेशन भेज दिया जाता है। यहां आकर दिल्ली पुलिस स्टेशन को जानकारी दी जाती है कि पिछले दिनों पुरोला पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक अनआइडेंटिफिकेशन और दिल्ली पुलिस के जवान भागते हुए पुरोला पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। यहां आकर पुलिस द्वारा उन्हें अनआइडेंटिफिकेशन तुरंत पहचान लेते हैं कि तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति अभिजीत पॉल ही है। इस पहचान से यह पता चल चुका था कि अभिजीत अब इस दुनिया में नहीं है। अभिजीत का पता भले ही चल गया था, मगर मौमिता के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं थी। और सबसे बड़ा सवाल कि अभिजीत का कातिल कौन है, अब तक किसी को नहीं पता था। एक सस्पेक्ट राजू दास जरूर था, मगर यह राजू दास कौन था और कहां था, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी अब तक नहीं थी। इसी राजू दास की तलाश में पुलिस वालों की टीम भटकते हुए टाइगर फॉल होते हुए लाखा मंडल आ जाती है। अभी पुलिस इस इलाके में राजू दास के बारे में पूछताछ कर ही रही थी कि एक इन्फॉर्म द्वारा पुलिस को जानकारी मिलती है कि फिलहाल राजू दास अपने गांव संगरौली में है और वह वहां से एक बुलेरो के जरिए विकास नगर इलाके की तरफ जा रहा है। इन्फॉर्मर के मुताबिक जिस गाड़ी से विकास जा रहा था उस गाड़ी का नंबर था यके 07A7906। पुलिस की एक टीम तुरंत इस रूट पर आ जाती है और राजू दास के आने का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर की इंतजार के बाद यह गाड़ी आती हुई पुलिस वालों को दिख जाती है। गाड़ी रोककर तुरंत पुलिस वाले ड्राइवर को हिरासत में ले लेते हैं। आइडेंटिटी कार्ड के जरिए तुरंत कंफर्म हो जाता है कि यही राजू दास है। राजू दास को हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। इसे अभिजीत और मौमिता की तस्वीर दिखाई जाती है, मगर राजू इन्हें शुरू में पहचानने से इनकार कर देता है। फिर पुलिस वाले कॉल डिटेल्स के बारे में राजू को जानकारी देते हैं। फिर थोड़ी देर की ना नुक्कर के बाद राजू एक्सेप्ट कर लेता है कि वह इन दोनों को जानता है। राजू पुलिस वालों को बताता है कि वह मौमिता और अभिजीत को 23 अक्टूबर की शाम 5:30 बजे अपनी गाड़ी से लेकर टाइगर फॉल की तरफ गया था। राजू बताता है कि वह उन्हें टाइगर फॉल पर छोड़कर वहां से चला गया था। फिर वह नहीं जानता कि यह दोनों कहां गए। फिर पुलिस वाले पूछते हैं कि मौमिता का मोबाइल नंबर तुम्हारे पास क्यों है। इस पर अब राजू दास अपना बयान बदलने लगता है। अब पुलिस वाले थोड़ी शक्ति दिखाना शुरू करते हैं। इस शक्ति के आगे राजू दास टूट जाता है और अब वह एक रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई बताना शुरू करता है। राजू दास के बयान के मुताबिक शाम के लगभग 5:30 बजे 23 अक्टूबर 2014 को अभिजीत और मौमिता इसकी गाड़ी में बैठते हैं। दोनों को लेकर राजू दास कुछ ही दूर गया था कि रास्ते में उसे कुंदन दास, गुड्डू और बबलू दास दिखाई देते हैं। यह तीनों लड़के राजू के ही गांव के रहने वाले थे। इन सभी की उम्र 20 से 30 साल के बीच थी। राजू के खुलासे के मुताबिक राजू इन तीनों लड़कों को अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा लेता है। पूछने पर यह अभिजीत से कहता है कि यह तीनों मेरे गांव के हैं। आपको छोड़ने के बाद मैं गांव जाऊंगा तो इन्हें भी अपने साथ लेकर चला जाऊंगा। फिर अभिजीत और मौमिता को यह तीनों लड़के किसी जंगल में छोड़ आते हैं और इसके बाद इन तीनों ने उन दोनों के साथ गैंगरेप किया और बाद में अभिजीत को मौत के घाट उतार दिया। कुल मिलाकर 4 लोग मिलकर इस कांड को अंजाम देते हैं। इन चारों ने मिलकर दोनों को यातनाएं दी और फिर अभिजीत को मारकर जंगल में शव को फेंक दिया और फिर मौमिता के साथ गैंगरेप करने के बाद उसे भी मौत के घाट उतार दिया। ऐसे चारों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और चारों को कोर्ट में पेश किया गया। चारों आरोपियों के खिलाफ सभी धाराएं लगाई गई थीं, लेकिन कोर्ट का जो फैसला था वह बहुत ही चौंकाने वाला था। अदालत ने इन चारों को रिहा कर दिया और कहा कि यह आरोपियों की कोई गलती नहीं थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि इसमें उन दोनों का भी योगदान था और ऐसा जानबूझकर किया गया था। कोर्ट ने यह फैसला भी दिया कि यदि किसी के साथ ऐसी घटना होती है तो उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। यह कोर्ट का जो फैसला था वह अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाला था। कुल मिलाकर इस घटना ने उस समय काफी हलचल मचाई थी। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस कहानी को शेयर करें और द क्राइम डायरी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।